बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले हमारे सभी कैंडिडेट का इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी चेता दिया गया है कि इस बार प्रश्नों की जो लेवल होगा हम आसान रखने वाले नहीं हैं। सीट की भी संख्याएं कम होगी, इसलिए फाइट ज़्यादा होगा। ऐसे में दोस्तों ज़रूरत है कि वन लाइनर के रूप में क्वेश्चनों को न पढ़ करके बल्कि गहन अध्ययन किया जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी यह चैनल ओपन स्टडी एरिया बिहार स्पेशल की आज एक वीडियो दे रही है, जो कि बिल्कुल उसी प्रकार से डीप क्वेश्चनों को रख करके और एक प्रश्न से कई प्रश्नों को जोड़ करके देखा जाएगा। दोस्तों, आज के सेशन में कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं और यह 50 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि करीब करीब 300 साढ़े 300 प्रश्नों के बराबर होगा, क्योंकि कई प्रश्न एक प्रश्नों से निकल करके आएगा। तो शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है कि बिहार के इतिहास में पाटलिपुत्र यानी ने न केवल मौर्य व गुप्त साम्राज्यों की राजधानी के रूप में ख्याति प्राप्त की है, बल्कि यह विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक मानी जाती है। इस नगर की स्थापना किस शासक ने की थी और इसे किस नदी के किनारे बसाया गया था? सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहार की जो इतिहास में है पाटलिपुत्र का वर्णन किस रूप में किया गया है, तो यह बिहार की राजधानी के रूप में मानी गई है। दूसरी बात यह कि किस किस काल में बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र रहा, तो पहले तो मौर्य काल में और उसके बाद गुप्त काल में। ये दोनों कालों में जो है बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र मानी गई। अब आगे देखेंगे, वह विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक नगर माना जाता है। कहता है कि इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले तो इसमें से देख लेना है गंगा नदी किस में है, तो ये ऑप्शन गंगा नदी वाला है। तो गंगा नदी के किनारे है, ये बात तय है। लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि स्थापना किसने किया था, तो वह स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो है अजातशत्रु हटा करके उदयन कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर प्रश्न देखते चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न ये रहेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी जबरदस्त प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपके इस एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्नों में कई प्रश्न आएंगे और ये आप समझ लीजिएगा प्रश्न कम बल्कि व्याख्या जरूर, ये व्याख्या के रूप में हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला सत्याग्रह कहा जाता है। देख लीजिए, एक अपने आप में ये प्रश्न भी है और ये अपने आप में एक आंसर भी है। यह आंदोलन किसानों की उस स्थिति के विरोध में था जहां उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कौन जाना जाता है, तो चंपारण सत्याग्रह। यह आंदोलन किस जो है नीति के विरोध में किया गया था, तो नील की खेती करने के विरोध में। याद रखेंगे, जिसमें मजबूर किया जाता था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन 1917 में किस जिले से हुआ था? तो प्रश्न इसमें कई है। पहला कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था, चाहे ये आपको सत्याग्रह के रूप में देंगे। स्वतंत्रता संग्राम के पहले सत्याग्रह क्या होगा, तो चंपारण सत्याग्रह। यह आंदोलन कैसा था, तो याद रखेंगे ये किसानों के द्वारा किया गया। किसके विपक्ष में, तो नील की खेती को हटाने के लिए। और याद रखेंगे इसका नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी। और यह आंदोलन कब हुआ था, तो 1917। और यह किस जिला से हुआ था, ये प्रश्न आ जाए तो अपने आप में बखूबी बहुत जबरदस्त आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि मोतिहारी ईस्ट चंपारण से। याद रखेंगे पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपको इस बार इस प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। हर एक बिंदु को हम ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से डीपली हम आपको क्लास देने की कोशिश करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल हमारे साथ जुड़ जाइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्री वेनसांग और इसिंग ने किया। एक अपने आप में क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो है वर्णन किन्होंने किया, तो चीनी यात्री जो है वेनसांग ने भी किया, इसिंग ने भी किया। अब अगर प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर वाला क्वेश्चन देगा 5 ऑप्शनों वाला, तो इसमें यह ऑटोमेटिक 2 ऑप्शंस वाले हो जाएंगे। तो उस कंडीशंस में आगे देख लीजिए, कहता है कि जो यहाँ अध्ययन करने आए थे, तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन चीनी यात्री हैं जो नालंदा में अध्ययन करने के लिए आए थे? वेनसांग और इसिंग आए थे। और यह दोस्तों कहता है कि यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र है। तो बताइए निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको प्राचीन काल में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेगा नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें हजारों विद्यार्थी रहते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था?
देखिएगा कई क्वेश्चन से आपको आंसर बताया गया, लेकिन अंत में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो किसने किया था? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया था, जिसमें चीनी यात्री वेनसांग और इसिंग भी आए थे और उन्होंने अध्ययन किया था। ये चीन के रहने वाले थे। प्राचीन काल में ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, ये हजारों विद्यार्थी यहाँ पर रहते थे, अर्थात यह नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जो रेसिडेंटियल था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं। इसी तरह पूरे डिटेलिंग क्वेश्चंस होगा, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन, जिससे कि आपको क्वेश्चन न छूटे। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, साधारण सा प्रश्न हो गया, आंसर भी हो गया कि किसे बिहार की शोक कहा जाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछेगा तो खट से आप कर दीजिएगा कोसी नदी। हर वर्ष बाढ़ लाकर लाखों लोगों को प्रभावित करती है, तो वो कौन सी नदी है जो बिहार की जो हर बार बाढ़ का कारण बनती है? वह कोसी नदी हो जाएगा। इसे बिहार का शोक कहते हैं, ये अपने आप में हो गया। इसकी यह विशेषता इसके लगातार धारा बदलने के कारण होती है। कोसी नदी किस हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और बिहार में किस नदी में मिलती है? सबसे बेहतर क्वेश्चन ये है कि यह किस हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। तो दोस्तों यह नेपाल वाले हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और यह आकर के गंगा में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न हो चुका है और बहुत ही डीप रूप से क्लासेस आपको दी जा रही है। अगर अभी भी आप क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यकीनन समझ लीजिए कि अब आपको वन लाइनर पर टिके हुए हैं, किस्मत के भरोसे आप जो है तैयारी कर रहे हैं। अगर किस्मत के भरोसे नहीं, डीप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे आपको पढ़ना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरे स्थान पर कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और देखिए सौभाग्य की बात है कि ये दोनों के दोनों बिहार में ही उपस्थित हैं। याद रखेंगे इसकी स्थापना पाल वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को बौद्ध शिक्षा को बढ़ाने के लिए किया था? तो यहाँ पर नालंदा नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों छठे नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको रोकना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप आसानी पूर्वक इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्रैक करें, तो इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल दो प्रकार की ई बुक अभी प्रदान करती है। एक ई बुक है जिसका संबंध हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर जो कि 30 अंकों का होना है, जिसके बारे में ऑलरेडी बीपीएससी ने कह दिया कि हम इस बार बेहतर तरीके से आपकी भाषा की जो है अर्हता है उसमें भाषा में आपका बेहतर तरीके से इस बार परीक्षण करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्वालिफाइंग पेपर का एक ई बुक है और दूसरा ई बुक ये आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यह है जीके जीएस टीआरई 4 के लिए 40 अंक वाला, जो कि कॉमन पेपर है सबके लिए। ये दोनों जो ई बुक है वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं इसको खरीदना तो यह याद रखेंगे दोस्तों, यह पीडीएफ के रूप में 758 पेज के रूप में 2 पीडीएफ ई बुक आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर आप परचेज कर सकते हैं। 130 रुपये में आप जो है इसे परचेज कर सकते हैं। इसका कीमत बहुत ही जल्द बढ़ने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसको ले लेंगे और पढ़ेंगे बिल्कुल 100%, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ, उसके बाद जीके का, जीएस का, उसके बाद आप समझ लेंगे मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चन पिछले 2025 के मस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और सभी बाइलिंगुअल होगा। याद रखेंगे दोनों को दोनों हिंदी और अंग्रेजी में टाइप किया गया होगा। जीके जीएस वाला और हिंदी अंग्रेजी तो अलग अलग आप जानते ही हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 130 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। साधारण प्रश्न पूछा जाएगा किस बिहार के वह कौन सा जिला है जिसे सिल्क सिटी कहते हैं? भागलपुर, क्योंकि यहाँ तसर एवं मुलबेरी सिल्क का उत्पादन होता है। एक और डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भागलपुर में किस प्रकार के जो है सिल्क का उत्पादन होता है? ऐसे में आपको बताना है कि तसर और मुलबेरी सिल्क का उत्पादन होता है। याद रखेंगे भागलपुर सिल्क का निर्यात किस काल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता आ रहा है? एक अपने आप में ये 4 क्वेश्चन हो गया। किससे जो है सिल्क सिटी कहेंगे? भागलपुर। दूसरा, यहाँ पर किस प्रकार की सिल्क उत्पादन होता है? तसर और मुलबेरी। याद रखेंगे। अब पूछा जाता है भागलपुर सिल्क का निर्यात जो है वो किस काल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है? तो छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुप्त पीरियड अर्थात गुप्त काल से ही यह विख्यात है।
7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न बहुत जबरदस्त है दोस्तों। बिहार के दरभंगा राजवंश को मिथिला पेंटिंग और संस्कृति का संरक्षक माना जाता है। एक प्रश्न हो गया कि बताइए बिहार का वह कौन सा जिला है जिसको मिथिला पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दरभंगा याद रखिएगा। उसके बाद है कि यह राजवंश ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के अंतर्गत अत्यंत प्रभावशाली था। बहुत ही जबरदस्त एक और प्रश्न कि बताइए कि जो मिथिला पेंटिंग संस्कृति के संरक्षक जो दरभंगा है उसमें राजवंश जो है ब्रिटिश काल में जमींदार किसके अंतर्गत आते थे, तो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आते थे। दरभंगा महाराजा की आधिकारिक उपाधि क्या थी, याद रखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार के दरभंगा राज्य में उपस्थित रहने वाली मिथिला पेंटिंग संस्कृति का संरक्षक माना जाता है। यह राजवंश ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के अंतर्गत अत्यंत प्रभावशाली था। दरभंगा महाराज का आधिकारिक उपाधि क्या थी, तो दरभंगा महाराज को निम्नलिखित में से किस रूप में जानते हैं, तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराजा धीराज के रूप में इनको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहेगा। मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल हटिए नहीं, अंत तक इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ दे करके जाएगा ये वीडियो आपको। बिहार का 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध सूफी केंद्र मनेर शरीफ, तो याद रखेंगे पूछा जाएगा कि बिहार का जो मनेर शरीफ है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे यह सूफी केंद्र के लिए, यह सूफियों के लिए जो है केंद्र बिंदु है। कहता है आज भी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। यहाँ किस सूफी संत की दरगाह स्थित है जिनके अनुयायी हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय से आते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, तो वो बीपीएससी आप निकाल लीजिएगा एसडीएम वाला, ठीक है। इसको इतना डीप पढ़िए, इतना डीप पढ़िए कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो छूटे नहीं, इस तरीके से लगिए। तो बिहार की 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध सूफी केंद्र कौन था, मनेर शरीफ। आज यह धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। यहाँ पर जो है सूफी संत का दरगाह स्थित है जिसके अनुयायी हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, दोनों समुदाय से आते हैं। पूछा जा रहा है कि दोनों समुदाय से आते हैं, किस सूफी संत की दरगाह है वो, तो दरगाह का जो जिस सूफी संत का है उसी का नाम बताना है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा मखदूम याहया मनेरी। याद रखेंगे मखदूम याहया मनेरी की जो दरगाह है वह आपको कहाँ पर आपको जो मनेर शरीफ में है, वह जहाँ पर उसके दोनों ही प्रकार के अनुयायी उनके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते चलते 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 है कि सन 1912 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। पूछा जा रहा है कि बताइए कब जो है बिहार और उड़ीसा को मिला करके एक नया प्रांत बनाया गया था और बंगाल से विभाजित करके, तो वैसे में 1912 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जिसकी राजधानी पटना थी। तो याद रखेंगे संयुक्त जो उड़ीसा और बिहार को मिलाकर के 1912 में बंगाल से अलग किया गया, उसकी राजधानी कहाँ थी, पटना, ये याद रखना है। बाद में 1936 में उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। इस नए प्रांत का आधिकारिक नाम क्या था, याद रखना है, इस नए प्रांत का आधिकारिक नाम क्या था। 9वें का सही आंसर होगा बिहार उड़ीसा प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। बिहार का कैमूर पठार न केवल खनिजों से समृद्ध है, याद रखेंगे, बल्कि यहाँ प्रागैतिहासिक गुफा चित्र भी पाए जाते हैं। यह पठार बिहार के किस हिस्से में स्थित है और किस बड़ी नदी के किनारे समाप्त होता है। बड़ा ही जबरदस्त कि बिहार का कैमूर पठार जो है किस नदी किस हिस्से में स्थित है और किस बड़ी नदी के किनारे स्थित है, तो किस हिस्सा में है, तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दक्षिण पश्चिम बिहार में है और यह सोन नदी के किनारे उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, देखिएगा जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बिहार का सोन नहर तंत्र ब्रिटिश शासनकाल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक थी। 19वीं शताब्दी में बिहार के कृषि को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया। यह नहर किस बैराज से निकलती है, तो याद रखेंगे सोन नहर तंत्र किस काल में बनाई गई, तो ब्रिटिश शासनकाल में। यह सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, तो पूछा जाएगा बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, सोन नहर तंत्र। सोन जो नहर तंत्र है वो बनाई गई। कहता है कि यह किस लिए बनाया गया था, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। यह नहर किस बैराज से निकलती है, यह प्रश्न है, तो 11 का ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कोइलवर बैराज से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित मधुबनी पेंटिंग केवल एक कला नहीं बल्कि स्त्रियों के जीवन, धर्म और संस्कृति की अभिव्यक्ति है। यह चित्रकला परंपरा
किस अवसर पर सर्वाधिक की जाती है? बहुत ही जबरदस्त। आप सभी जानते हैं कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में जो है एक प्रचलित पेंटिंग चलती है जिसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। यह एक कला है और यह कला ही नहीं बल्कि यह स्त्रियों के जीवन, धर्म और संस्कृति की अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करती है। दोस्तों, ऐसे में पूछा जा रहा है कि यह चित्रकला परंपरा जो है किस अवसर पर सर्वाधिक दी जाती है, सर्वाधिक की जाती है? शिशु जन्म, विवाह, फसल उत्पन्न या घर का निर्माण? तो ऐसे में कर दिया जाएगा कि ये वेडिंग के तहत जो होती है, ये विवाह के अवसर पर जो है मुख्य रूप से की जाती है, लेकिन घरों के निर्माण के समय भी, इसके कंस्ट्रक्शन के समय भी इसको लिया जाता है। आंशिक रूप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों लेकर चलिएगा, लेकिन वेडिंग से संबंधित ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त। पटन देवी मंदिर 51वीं शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि बताइए पटन देवी जो मंदिर है वह किस शक्तिपीठ का एक भाग है? तो याद रखेंगे 51वीं शक्तिपीठ में से एक भाग है। यह पटना शहर का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ देवी के किस अंग के गिरने की मान्यता है जिसके कारण इसे शक्तिपीठ का दर्जा दिया गया है? तो याद रखेंगे बिहार में पटन देवी मंदिर 51वें शक्तिपीठ में से एक हिस्सा मानी जाती है। यह देवी के किस हिस्से के गिरने की मान्यता जो है प्रचलित है जिसके कारण इसे शक्तिपीठ का दर्जा दिया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर ए, दाहिना जांग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाइए क्लास को स्किप कर दीजिएगा तो बहुत बड़ी चीज अपने जीवन में खो दीजिएगा, इसलिए बने रहिए अंत तक। बिहार का राजगीर स्थान न केवल मौर्य शासकों की राजधानी रहा बल्कि यह बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। राजगीर की 5 पहाड़ियों में से किस पर बुद्ध ने गृद्धकुट पर्वत पर धर्मचक्र प्रवर्तन किया था? याद रखेंगे, बहुत ही जबरदस्त। याद रखेंगे, यहां पर प्रश्न कहा जा रहा है कि जो राजगीर स्थान है वह किस किस धर्म के लिए बनाया गया? तो ये तो मौर्य शासकों की राजधानी थी, लेकिन ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए पवित्र है। राजगीर की 5 पहाड़ियों में से एक पर बुद्ध ने गृद्धकुट पर्वत पर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उसका सही आंसर वही हो जाएगा, गृद्ध जो धकुट है, यानी कि गृद्धकुट है, उसी पर उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन भी किया था। आगे बढ़ते चलते 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को अशोका पिलर के लिए जाना जाता है? याद रखेंगे, बिहार का वह कौन ऐतिहासिक स्थल है जिसको अशोका पिलर के लिए जाना जाता है, जहां सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु शिलालेख खुदवाए और यह स्तंभ आज भी खड़ा है और राष्ट्रीय धरोहर का एक रूप माना जाता है। याद रखेंगे, एक बार और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल, याद रखें, देखिए यहाँ पर बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल में अशोक पिलर, ठीक है, के लिए ये जाना जाता है? यहाँ सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु शिलालेख खुदवाए और यह स्तंभ आज भी खड़ा है और यह राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जाना जाता है। तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा लौरिया नंदगढ़। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 16वां नंबर क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ करके। गया जिले का विष्णुपद मंदिर हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र स्थल है। गया जिले का विष्णुपद मंदिर जो है वह हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र स्थल है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने पद चिन्ह यहाँ अंकित किए हैं, यहाँ पद चिन्ह उनकी अंकित है। यह मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया जिले का विष्णुपद मंदिर हिंदू धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है, ये बात याद रखिएगा। मान्यता के हिसाब अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु के पद चिन्ह अंकित भी है यहाँ पर। यह मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यानी पूछा जा रहा है कि विष्णुपद मंदिर जो कि स्थित है गया में, वह किस नदी के किनारे बनाया गया है? ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। आप हमको बता सकते हैं कि फल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है? आगे 17वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के दरभंगा जिले में 1341 ईस्वी में स्थापित शुक्रवार बाजार आज भी एशिया का सबसे पुराना साप्ताहिक बाजार माना जाता है। याद रखेंगे, बड़ा ही डीप क्वेश्चन है ये। पूछा जा सकता है कि बिहार के दरभंगा में 1341 में एक बाजार स्थित हुई, उस बाजार का नाम क्या था? उसका नाम है शुक्रवार बाजार। ये एशिया की सबसे पुराना साप्ताहिक बाजार माना जाता है। तो पूछा सकता है कि बताइए एशिया का सबसे साप्ताहिक पुराना बाजार भारत के किस राज्य में है? बिहार होगा। किस जिला में है? दरभंगा जिला में। उसका नाम क्या है? शुक्रवार बाजार। याद रखेंगे, इसे किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
18 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार की सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से होता है और यह गंगा की सहायक नदी है। आप सबसे पहले समझ लीजिएगा कि सोन नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो याद रखें मध्य प्रदेश। किस पठार से होती है, अमरकंटक पठार से। यह किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। तो जब सहायक नदी है तो कहीं ना कहीं तो आकर के मिलेगी ही ना बिहार में, तो याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इसका संगम बिहार में किस स्थान पर गंगा में होता है। याद रखिए यह बिहार में आकर के इसका संगम होता है, लेकिन वो स्थान पूछा है आरा है, पटना है, मनेर है, कोइलवर है। तो पटना का एक मनेर स्थान है, वहीं पर आकर के सोन नदी गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है बिहार का कुमार बिहार स्थल बौद्ध गुफा वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। यहाँ पाई गई मूर्तियां पालकालीन कला की उत्कृष्टता दर्शाती है। यह स्थल किस जिले में है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पटना में स्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बिहार आंदोलन जिसको 1974 कहा जाता है, जयप्रकाश के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ चला एक ऐतिहासिक छात्र आंदोलन था। तो पूछा जा सकता है कि बिहार आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जानते हैं, तो 1974। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जयप्रकाश नारायण। यह किस रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों यह एक प्रकार का छात्र आंदोलन है। यह क्यों चलाया गया था, तो भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ यह चलाया गया, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण है। आपको बताना है कमेंट करके कि जयप्रकाश नारायण की उपाधि क्या है। इस आंदोलन ने अंततः किस प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को जन्म दे दिया था, तो याद रखिएगा उनको भी याद हो गया होगा कि हाँ जयप्रकाश नारायण और बिहारी जो होते हैं, यह छात्र आंदोलन जो किया गया, छात्रों में कितनी पावर होती है उनको भी ये समझ में आ गया था उस समय, और अंततः उनकी सरकार गिरी भी थी दोस्तों। और आप जानते हैं सभी कि इसका आंसर क्या है, सही आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 21 नंबर पटन देवी मंदिर की तरह बिहार का तारापुर भी धार्मिक महत्व रखता है। याद रखेंगे पटन देवी मंदिर की तरह बिहार का तारापुर भी धार्मिक महत्व रखता है। यह स्थान देवी के उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ शारदीय नवरात्र के समय विशाल मेला लगता है। यह स्थान किस जिले में है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मुंगेर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें जगह है यहाँ पर। बिहार के सुपौल जिले का भीमनगर बैराज कोसी परियोजना का हिस्सा है। तो क्वेश्चन है कि याद रखिएगा कि जो भीमनगर बैराज है वह सुपौल जिला में वह किस परियोजना का हिस्सा है, तो याद रखिएगा यह जो है दोस्तों कोसी परियोजना का हिस्सा है। तो बिहार के सुपौल जिले का भीमनगर बैराज किस परियोजना का हिस्सा है, तो कोसी परियोजना का हिस्सा है। इसे नेपाल से आने वाला बाढ़ को नियंत्रित करने और सिंचाई के लिए बनाया गया है। इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, याद रखें आपको इसका आंसर कमेंट करना है खोज करके कि इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर चुनना है। याद रखिएगा हो सकता है कि जो आंसर दिया वो गलत भी हो सके, इसलिए हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं। देखना यह है कि कौन कौन जो है इसको चिट करके और करते हैं और किनको कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर हम जानते हैं। बिहार का अचाई नगर दरभंगा, देखेंगे बिहार का अचाई नगर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है या कौन सा नगर है जिसको अचाई नगर के नाम से जानते हैं, तो दरभंगा तंत्र साधना और शिक्षा का केंद्र रहा है। यह नगर किस प्रसिद्ध विद्वान और योगी से जुड़ा हुआ है जिन्हें अचाई बाबा कहा जाता है। याद रखेंगे अचाई बाबा किनको कहेंगे, 23 का ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे बाबा अचाई मिश्र, याद रखेंगे बाबा अचाई मिश्र इनका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहेगा 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। शेरशाह सूरी जिनका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ, आसान सा क्वेश्चन कि पूछा जा सकेगा शेरशाह की सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के सासाराम में। ने भारतीय प्रशासन में कई सुधार किए, तो भारतीय प्रशासन में सुधार करने का श्रेय मुख्य रूप से जो है उस समय किनको गया, शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी जो है वो किनको हराए थे, आप सभी जानते होंगे। जो वो कौन था, बाबर का पुत्र हुमायूं को उन्होंने हराया था शेरशाह सूरी ने। उन्होंने पहली बार रुपया नामक सिक्के की शुरुआत की थी, तो याद रखेंगे रुपया नामक सिक्के चलवाने का जो प्रथा है वो किनके द्वारा लाया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा। उनका मकबरा आज भी सासाराम में है। याद रखेंगे रोहतास के सासाराम में यह उपस्थित है। लेकिन क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए जो शेरशाह की मकबरा है जो सासाराम में है वह उसकी वास्तुकला की शैली है, यानी कि वह किस शैली में
में बनाया गया है? जबरदस्त क्वेश्चन, याद रखेंगे। तो सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये हिंद अफगान शैली से बनाया गया है, इंडो अफगान स्टाइल में इनको जो है गढ़ा गया है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जब कभी भी हमको लगे कि इसको बड़ा करने की आवश्यकता है तो हम बड़ा करके आपको पढ़ाएंगे। प्रश्न है कि बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूप जापानी बौद्ध संगठन निप्पोंज़्म स्मोहेजी द्वारा निर्मित कराया गया। यह शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? याद रखेंगे। प्रश्न है कि बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूपा जापानी बौद्ध संगठन निप्पोंज़न म्योहोजी के द्वारा निर्मित कराया गया। यह शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सन 1969 में इसकी जो है शुरुआत हो चुकी थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का बेतिया राज्य ब्रिटिश काल में किसानों के संघर्षों का प्रमुख केंद्र बना। 1917 के चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि में बेतिया राज्य के जमींदारों की भूमिका उल्लेखनीय है। बेतिया किस जिले का मुख्यालय है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बेतिया किस जिले का मुख्यालय है? पूछा कहीं और लेकर के, क्वेश्चन कहीं और लेकर के। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, यह पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण का यह जो है मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का सोनभद्र क्षेत्र खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सोनभद्र क्षेत्र खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर यहाँ की चूना पत्थर और बॉक्साइट खदानें। यह क्षेत्र किस प्रकार की पठार का हिस्सा है? तो बिहार का सोनभद्र क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, विशेष करके यहाँ पर चूना पत्थर और बॉक्साइट खदानें यह क्षेत्र की किस पठार का हिस्सा माना जाता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे दोस्तों, यह छोटा नागपुर का पठार का एक हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। याद रखें प्रश्न के साथ आंसर। कहता है कि यहाँ स्थित तख्त श्री हरि मंदिर जो है तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन कि आपके पास क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? तो तख्त श्री हरमंदिर है जो पटना साहिब में है। सिखों के ये 5 तख्तों में से एक है। यहाँ पर जो जन्म हुआ श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, वह जन्म वर्ष पूछा जा रहा है। तो ऐसे में इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1666 ईस्वी में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए बिहार का एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व राज्य कौन सा है, यानी क्षेत्र कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह नेपाल सीमा से लगा हुआ है। यह अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अब पूछा जा रहा है, ये बिहार में ही है, ये कंफर्म है, लेकिन ये किस जिला में है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण। बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है जो कि पश्चिमी चंपारण में उपस्थित है और यहाँ पर नेपाल की यह सीमा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार के सासाराम में स्थित रोहतासगढ़ किला प्राचीन काल से लेकर अफगान और मुगल शासन तक एक सामरिक दुर्ग रहा। यह किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिहार के सासाराम में स्थित, याद रखेंगे, एक बार और पढ़ लेते हैं। बिहार के सासाराम में स्थित रहने वाला रोहतासगढ़ किला, याद रखेंगे, प्राचीन काल से लेकर अफगान और मुगल शासक तक सामरिक दुर्ग रहा। यह किला किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है 30वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, यह दुर्गावती नदी के किनारे उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मेरे प्यारे साथियों, छोड़ करके क्लास मत जाइएगा। गया का बोध गया विश्व धरोहर स्थल है। गया में उपस्थित रहने वाला बोध गया क्या है? तो विश्व धरोहर स्थल है जहां बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, ये भी आप जानते होंगे। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? किस शासक के द्वारा? महाबोधि मंदिर जो है किस शासक के द्वारा बनवाया गया? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
32 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बिहार का कक्करगढ़ा, याद रखेंगे, बिहार का कक्करगढ़ा गांव जो मधुबनी जिले में स्थित है, जो आधुनिक समय में पेंटिंग विलेज कहा जाता है, यहाँ की महिलाएं किस पारंपरिक चित्रकला शैली के लिए जानी जाती हैं? तो पेंटिंग विलेज के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखेंगे, मधुबनी जिला में उपस्थित रहने वाली कक्करगढ़ा गांव जो है मधुबनी जिला में उपस्थित है, यह जो है पेंटिंग विलेज के रूप में आधुनिक समय की जानी जाती है। यहाँ महिलाएं किस पारंपरिक चित्रकला शैली के लिए जानी जाती है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिहार के मुजफ्फरपुर को लीची नगरी कहा जाता है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बिहार के मुजफ्फरपुर को लीची नगरी कहा जाता है, यहाँ की लीची को 2018 में जीआई टैग मिला। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, बिहार के जो मुजफ्फरपुर जिला है उसको लीची नगरी कहते हैं, उसमें जो पाई जाने वाली लीची है उसको जीआई टैग कब मिला? तो 2018 में मिला था। यह किस किस्म की लीची के लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे, कौन सा लीची यहां पर पाया जाता है जिसकी वजह से 2018 में जो है मुजफ्फरपुरी नगरी को लीची को जीआई टैग मिला था? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाही लीची को ये दिया गया। ये विदेशों में भी जाता है लोग, दोस्तों याद रखिए, ये अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ की लीची को, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा राज्य के अंतर्गत नौकचिया क्षेत्र को मिनी कोलकाता कहा जाता है। दरभंगा राज्य के अंतर्गत नौकचिया क्षेत्र को मिनी कोलकाता कहा जाता है। यह क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे 34 का ऑप्शन नंबर बी, यह केला के लिए जो है सबसे ज्यादा इसका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन है, सोनपुर मेला जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। याद रखेंगे, सोनपुर क्षेत्र मेला का नाम, दूसरा नाम हरिहर क्षेत्र मेला है। एशिया का सबसे पुराना जो है पशु मेला है। यह किस नदी के संगम पर लगता है? सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर ए। याद रखें, गंगा और गंडक के जो है दोस्तों संगम पर यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, बिहार के बक्सर जिले का ऐतिहासिक महत्व 1764 की बक्सर की लड़ाई से हुआ। यह लड़ाई किस नदी के किनारे हुआ था? याद रखेंगे, कब हुआ था बक्सर की लड़ाई? 1764 ईस्वी में। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ कौन कौन थे? यानी कि 3 शासकों, सिराजुद्दौला, ये सभी आप जानते होंगे, शाह आलम द्वितीय, और इस तरीके से 3 जो है मिल करके लड़ने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी ये लोग हार गए थे। तो पूछा जा रहा है कि 1764 की बक्सर की लड़ाई किस नदी के किनारे हुआ था? 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देख लेंगे कौन सी नदी है, गंगा, सोन, गंडक या फिर कर्मनासा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 36 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के जमुई जिले में स्थित नकटी पहाड़ी को जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। बिहार के जमुई जिले में स्थित रहने वाली नकटी पहाड़ी को जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जैन धर्म के किस तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। बिहार के जमुई जिले में स्थित रहने वाली नकटी पहाड़ी को जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। यह मान्यता है कि यहाँ जैन धर्म के किस तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, यानी वसु पूज्य को जो है यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर को बिहार का आयुध नगरी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि बताइए, बिहार का आयुध नगरी किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, बिहार का आयुध नगरी जो है वह मुंगेर को कहते हैं। यहां दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि यहां परंपरागत रूप से बंदूक और तोपें बनाई जाती है। आज यहां भारत सरकार की किस प्रमुख आयुध फैक्ट्री है? भारत सरकार की वो कौन सी आयुध फैक्ट्री है जो मुंगेर में उपस्थित है, जो आयुध नगरी के नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी। याद रहेंगे, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप यहां पर जो है भारत सरकार की उपस्थित है। यह आयुध नगरी के नाम से जाना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, गया जिले के बोध गया के पास स्थित दुगेश्वरी गुफाएं वे स्थान है जहां बुद्ध ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। इन गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर बी, यह प्रगबोधि गुफा के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बिहार के सिवान जिले से संबंध रखने वाले राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, इसमें कोई दो राय नहीं। वे संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष भी थे? याद रखिएगा, बिहार के सिवान जिले के संबंध रखने वाले, जीरादेई के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद बाबू जो है भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। वे संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे स्टीयरिंग समिति के जो है अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इस
प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार का विक्रमगंज क्षेत्र उर्वरक उद्योग और सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का विक्रमगंज क्षेत्र उर्वरक उद्योग और सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र किस नदी के तट पर उपस्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सोन नदी के तट पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन। दरभंगा का राजमहल जिसे आनंद बाग पैलेस कहा जाता है, दरभंगा का राजमहल जिसे आनंद बाग पैलेस कहा जाता है, ब्रिटिश काल में दरभंगा महाराज का मुख्य निवास था। यह महल किस प्राकृतिक आपदा में काफी हद तक नष्ट हो गया था? सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर ए, 1934 की जो भूकंप आई उसमें यह जो है हद तक नष्ट हो गया। आगे बढ़ते चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, बिहार का राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉट स्प्रिंग्स अपने औषधीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का राजगीर जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉट स्प्रिंग अपने औषधीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पानी किस प्रकार के खनिज तत्वों से भरपूर होता है? तो याद रखेंगे, बिहार का राजगीर जो है वहाँ का पानी जो है वो अपने आप में महत्व रहता है, किस प्रकार की खनिज तत्वों से बिल्कुल वह भरपूर है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंधक यौगिक। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यानी कि सल्फर से ये परिपूर्ण है। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पावापुरी स्थल जैन धर्म की अंतिम तीर्थंकर महावीर का निर्वाण स्थल है। निर्वाण कहने का मतलब कि वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो बिहार का जो पावापुरी नगरी है वहां पर किसका जो है वो स्मारक बनाया गया है? तो याद रखेंगे महावीर स्वामी का स्मारक, जिसको हम लोग कमल ये मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ जल मंदिर स्थित है जो चारों ओर तालाब से घिरा हुआ है। यह किस जिले में है? याद रखिएगा 44 का सही आंसर हो जाएगा, यह नालंदा जिले में है। जब कभी भी आप नालंदा का भ्रमण करेंगे तो जरूर आपको जो वैन वाला है वो घुमाएगा, तो वहां पर भी जरूर आपको पहुंचाएगा। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, सुंदर दृश्य, शाम के समय तो और मजा आता है। वहां पर बगल में जो जैन से संबंधित खाने पीने की चीजें मिलती हैं दोस्तों, वहां पर बूंदिया इत्यादि मिलती है। जैन जो होटल है उसमें एक कल्चर मैंने देखा कि आप खाइए, हर चीज आपको शाकाहारी मिलेंगे और अपनी प्लेट जो है आपको स्वयं ले जा करके रखना है। मैं एक्सपीरियंस इसका लिया हूं, इसलिए आपके साथ ये जो है मैंने साझा किया। अगर आप भी कभी गए हैं वहां पर तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप किस जिला से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम आपके चैनल पर इस क्षेत्र से या इस जिले से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत मजा आएगा देख करके कि हाँ आप लोग विभिन्न जिलों से, बिहार से और विभिन्न स्टेट से भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आइए देखते हैं, बिहार का सहरसा जिला मकई का कटोरा कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का वो कौन सा जिला है जिसे मकई का कटोरा कहते हैं? तो ऐसे में याद रखिएगा सहरसा। कहता है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में मक्का उत्पादन होता है। यह जिला किस नदी के तट पर उपस्थित है? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कोसी नदी के तट पर उपस्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रश्न तो अपने आप में फेवरेट प्रश्न है भाई किसी कंपटीशन का बिहार में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने जिस अंतिम युद्ध का नेतृत्व किया वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न में कई सारे आंसर में कई सारे प्रश्न ऐसा दिया गया है और अंत में क्वेश्चन पूछा गया है वह किस नदी के किनारे उपस्थित था? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गंगा नदी के किनारे था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, पटना का खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी भारत की सबसे प्रसिद्ध पांडुलिपि संग्रहालयों में से एक है। तो याद रखिएगा पटना में उपस्थित रहने वाली लाइब्रेरी जो है वह किस नाम से जानी जाती है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है, जो पब्लिक लाइब्रेरी है लोगों के लिए है दोस्तों। इसे 1891 में जनता के लिए खोला गया था। इस अद्वितीय पुस्तकालय के संस्थापक कौन थे? याद रखिए, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। 47 का ऑप्शन नंबर ए, वो थे खुदा बख्श खान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जिसे 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में किया गया था? तो प्राचीन काल में 5वीं शताब्दी में किया था। 12वीं शताब्दी में इस विद्यालय को किस तुर्क आक्रमणकारी ने जला दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी ने जो है इसको जला दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह है। याद रखेंगे यह आंदोलन किस ब्रिटिश शासन की प्रथा को समाप्त करने के लिए चलाया गया जिसमें किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर है 3 कठिया सिस्टम को खत्म करने के लिए यह किया गया था, जिसका रूल था 3/20, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में आपको 100% जो है नील की खेती जबरदस्ती करना था।
आइए 50वां नंबर क्वेश्चन, बिहार का सोन भंडार गुफा, जो कि सोन भंडार केव्स जो है प्राचीन जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। तो बिहार का जो है सोन भंडार किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। इन गुफाओं की दीवारों पर मिले लेखन किस लिपि में लिखी गई है? वह लिपि क्या है जो कि सोन भंडार गुफा जो कि जैन धर्म से संबंधित है उस पर चित्रित किया गया है, उसका जो है आपको बता देने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या इसका सही आंसर है? अंत में जरूर आप खोज करके कहीं ना कहीं से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखना यह है कि किनका आंसर सही होता है। दोस्तों यदि ई बुक लेना चाहते हैं तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिलेंगे और आप एग्जाम आसानी पूर्वक निकाल लेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।